नमस्ते और इस खास एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम उन बेहतरीन संवैधानिक रास्तों के बारे में बात करेंगे जो हमें यानी आम नागरिकों को शासन की किसी भी ज्यादती के खिलाफ न्याय मांगने का पूरा अधिकार देते हैं। तो चलिए देखते हैं कि भारतीय संविधान की ये सबसे ताकतवर हिस्से आखिर काम कैसे करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर का रोड मैप बिल्कुल साफ है। हम शुरू करेंगे उपचार के अधिकार से, फिर समझेंगे न्याय की 5 रिट्स को, उसके बाद आर्टिकल 32 और 226 का कंपैरिजन देखेंगे, पत्रों यानी लेटर्स की ताकत को समझेंगे और आखिर में बात करेंगे न्यायिक समीक्षा की रक्षा पर। जस्टिस पीएन भगवती का ये बेहतरीन कोट इस पूरे डिस्कशन की एकदम सॉलिड नैतिक नींव रखता है। ये कोट बहुत ही खूबसूरती से बताता है कि कानूनी व्यवस्था को हमेशा कड़ी ब्यूरोक्रेटिक प्रक्रियाओं यानी प्रोसीजरल टेक्निकलिटीज से ऊपर उठकर मूल न्याय को प्राथमिकता देनी चाहिए। आखिर नियम न्याय दिलाने के लिए होते हैं, उसमें रुकावट डालने के लिए तो बिल्कुल नहीं, राइट? तो चलिए सबसे पहले हिस्से पर चलते हैं, जो है उपचार का अधिकार यानी द राइट टू रेमेडीज। अब देखिए यहाँ सबसे अहम मुद्दा क्या है। नागरिकों से मौलिक अधिकारों का वादा करना तब तक बिल्कुल बेईमानी है, एकदम यूजलेस है, जब तक उन अधिकारों को लागू करने का कोई ठोस तरीका ही ना हो। एक बहुत ही मशहूर लैटिन कानूनी सिद्धांत है उबी यूस इबी रेमेडियम। इसका बिल्कुल सीधा सा मतलब ये है कि जहां अधिकार है वहां उसका उपचार यानी रेमेडी होना ही चाहिए। और यही वजह है कि संविधान बनाने वालों, खासकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के इस अधिकार को इतना ज्यादा महत्वपूर्ण माना। उन्होंने तो आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा और इसका हृदय तक कह दिया था। ये इसलिए क्योंकि बिना इस लीगल रेमेडी के बाकी सारे के सारे अधिकार सिर्फ कागज पर लिखे शब्द हैं और कुछ नहीं। अब आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, जहां हम न्याय की 5 रिट्स को समझेंगे। भारतीय संविधान हमें 5 खास लीगल इंस्ट्रूमेंट्स देता है। ये हैं हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्शोरियाई, प्रोहिबिशन और क्वो वारंटो। सुनने में ये नाम थोड़े अजीब लग सकते हैं, पर असल में ये पांचों मिलकर एक अत्यंत शक्तिशाली संवैधानिक टूल बॉक्स बनाते हैं। अगर किसी के भी अधिकारों का हनन होता है तो ये टूल बॉक्स उनकी सबसे बड़ी ढाल बनता है। इस टूल बॉक्स में सबसे शक्तिशाली हथियार है हेबियस कॉर्पस। ये आम इंसान की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की पूरी शिद्दत से रक्षा करता है। ये किसी की भी गैर कानूनी या मनमानी गिरफ्तारी के खिलाफ एक मजबूत ढाल की तरह काम करता है। यहाँ तक कि पुट्टास्वामी केस जैसे ऐतिहासिक फैसलों में इसने प्राइवेसी या निजता के अधिकार को बचाने में भी एक बहुत अहम भूमिका निभाई है। ये कोर्ट को ताकत देता है कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति को तुरंत कोर्ट के सामने पेश किया जाए। अब मैंडेमस और क्वो वारंटो के बीच का फर्क देखते हैं। मैंडेमस वो टूल है जिसका इस्तेमाल किसी सार्वजनिक अधिकारी यानी पब्लिक ऑफिशियल को अपना ड्यूटी पूरा करने के लिए मजबूर करने हेतु किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ क्वो वारंटो एक आक्रामक हथियार है। यह इस बात की निगरानी करता है कि कोई भी अयोग्य व्यक्ति जिसके पास लीगल अथॉरिटी नहीं है वो किसी सार्वजनिक पद पर गैरकानूनी ढंग से कब्जा न कर ले। बाकी 2 रिट्स सर्शोरारी और प्रोहिबिशन का काम अदालती अनुशासन बनाए रखना है। प्रोहिबिशन के जरिए उच्च अदालतें निचली अदालतों को उनके अधिकार क्षेत्र यानी जुरिस्डिक्शन से बाहर जाने से पहले ही रोक देती हैं। पर मान लीजिए अगर कोई गलत फैसला दे दिया गया हो तो सर्शोरारी उस निचली अदालत की कानूनी गलती को पूरी तरह से रद्द कर देता है। यानी एक गलती होने से रोकता है और दूसरा गलती होने के बाद उसे सुधारता है। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ, जहां हम आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के अधिकार क्षेत्र को कंपेयर करेंगे। इन दोनों आर्टिकल्स की तुलना करने पर एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आती है। आमतौर पर हमें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ज्यादा पावर होगी, राइट? लेकिन यहाँ हाई कोर्ट्स के पास असल में एक ज्यादा व्यापक अधिकार क्षेत्र होता है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत पूरे देश में सिर्फ फंडामेंटल राइट्स की रक्षा के लिए रिट जारी कर सकता है, जबकि हाई कोर्ट्स आर्टिकल 226 के तहत मौलिक अधिकारों के अलावा आम कानूनी अधिकारों के लिए भी रिट जारी कर सकते हैं। बस शर्त यह है कि उनकी सीमा उनके राज्य तक सीमित होती है। लेकिन एक सेकंड, यहाँ द एग्जॉशन प्रिंसिपल को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। रिट्स कोई आम प्रक्रिया नहीं है दोस्तों। अदालतें इन याचिकाओं को अस्वीकार कर सकती हैं अगर इन्हें दायर करने में बहुत ज्यादा देरी हुई हो, जिसे कानून में लैचेस कहते हैं, या फिर अगर किसी व्यक्ति ने बाकी आसान प्रशासनिक रास्तों का उपयोग किए बिना ही सीधे रिट डाल दी हो, तब भी ये खारिज की जा सकती है।
अब आते हैं आज के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, भाग 4, पेट्रन की शक्ति या फिर द पावर ऑफ लेटर्स। इसमें सबसे खास मुद्दा है एपिस्टलरी जुरिस्डिक्शन। इसने पुरानी परंपराओं को पूरी तरह हिलाकर रख दिया। पहले एक सख्त नियम था लोकस स्टैंडी, जिसका मतलब था कि सिर्फ वही केस कर सकता है जिसका व्यक्तिगत नुकसान हुआ हो। पर कोर्ट्स ने इसमें ढील दी और तय किया कि सामाजिक कार्यकर्ता अब साधारण चिट्ठी, पोस्टकार्ड या यहाँ तक कि अखबार के न्यूज़ रिपोर्ट्स भेजकर भी दबाए कुचले लोगों के हक में आवाज़ उठा सकते हैं, और उन्हीं चिट्ठियों को आधिकारिक रिट पिटीशन मान लिया गया। इस एक फैसले से पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी PIL की एक ऐसी क्रांति आई जिसने पूरा लीगल सिस्टम बदल दिया। 1979 का हुसैनारा खातून केस, जहां बिहार के कैदियों की हालत सुधारी गई। फिर 1980 का सुनील बत्रा केस, जिसने प्रिजन कंडीशंस को बदला। उसके बाद 1982 में एशियन गेम्स के मजदूरों का शोषण रोका, और 1984 का बंधुआ मुक्ति मोर्चा केस। इन साधारण चिट्ठियों ने सचमुच बंधुआ मजदूरों की बेड़ियां तोड़ दी और भुलाए गए हजारों कैदियों को इंसाफ दिलाया। और सिर्फ चिट्ठियां ही नहीं, एक और बेहद ताकतवर कॉन्सेप्ट है सुओ मोटो जुरिस्डिक्शन। इसका सीधा सा मतलब है कि न्यायपालिका किसी चिट्ठी का इंतजार किए बिना खुद भी एक्शन ले सकती है। अदालत ये किसी भी बड़े सार्वजनिक संकट को रोकने की खुद पहल कर सकती हैं। इसका एक बेहतरीन उदाहरण था 1998 का दिल्ली एयर पोल्यूशन क्राइसिस, जहां अदालतों ने सुबह सिर्फ अखबार पढ़कर उन रिपोर्ट्स को सीधे PIL में बदल दिया था। है ना कमाल की बात। आइए अब इस एक्सप्लेनर के आखिरी भाग पर चलते हैं, न्यायिक समीक्षा की रक्षा करना। तो हुआ कुछ यूं था कि संसद ने आर्टिकल 323A और 323B जैसे संवैधानिक संशोधन किए। मकसद था कि लंबित केसेस को तेजी से निपटाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स बनाए जाएं। आइडिया तो अच्छा था, लेकिन चिंता की बात ये थी कि इन नए नियमों में ऐसे क्लॉज जोड़ दिए गए थे जिन्होंने इन प्रशासनिक फैसलों पर हाई कोर्ट्स की समीक्षा करने के अधिकार को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया था। लेकिन तभी आया 1997 का ऐतिहासिक L. चंद्रकुमार केस, जहां सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया। कोर्ट ने इन एक्सक्लूशन क्लॉजेस को पूरी तरह असंवैधानिक मानते हुए स्ट्राइक डाउन कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया कि जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक समीक्षा की शक्ति संविधान के बुनियादी ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर का एक अटूट हिस्सा है। सीधे शब्दों में कहें तो कानून को परखने का अधिकार हाईकोर्ट से कभी छीना ही नहीं जा सकता। इस फैसले ने ये तय कर दिया कि भले ही ट्रिब्यूनल्स शुरुआती सुनवाई के लिए बेहतरीन हैं और कोर्ट का बोझ कम करने में मदद करते हैं, पर वो कभी भी आर्टिकल्स 32 और 226 की जगह नहीं ले सकते। ट्रिब्यूनल सिर्फ सप्लीमेंट्री या सहायक हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का विकल्प नहीं हो सकते। उनके हर फैसले पर हमेशा हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच की निगरानी बनी रहेगी। तो इस एक्सप्लेनर को ख़त्म करते हुए एक बहुत ही बड़ा सवाल उठता है जो हम सभी को सोचना चाहिए। क्या सिर्फ प्रशासनिक कामकाज में तेज़ी लाने और जल्दी फैसले सुनाने के लिए हमें संवैधानिक निगरानी की इस मूल शक्ति से समझौता करना चाहिए? एक लोकतंत्र में क्या हम महज प्रक्रियागत तेज़ी के बदले अपनी सबसे बड़ी अदालतों की इस सुरक्षात्मक निगरानी को कुर्बान कर सकते हैं? ये एक ऐसी डीप चर्चा है जिस पर विचार करते रहना हम सब के लिए बेहद ज़रूरी है।